हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे, डीआईएस स्टार्ट किए थे। तो पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म बताए थे, जो भी बेसिक कंसेप्ट है डीआई से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे इस सेकंड क्लास में आगे देखेंगे। बात कर रहे थे हम लोग, डीआई पढ़ किस लिए रहे हैं, तो बीपीएससी मेंस के लिए। जो बीपीएससी मेंस में जो पूछा जाता है डीआई, उसी वही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि बेसिक से समझेंगे इन चीज़ों को, ताकि हमें क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए और डीआई पढ़ने में बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि ये डीआई होता क्या है। ठीक है, ये जानेंगे कि डीआई होता क्या है। ठीक है, जब ये जान जाएंगे तो डीआई क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। घबराना नहीं है, बस साथ बने रहिए। एक महीना 30 क्लास हम लोग करेंगे डीआई का, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जो 72 मार्क्स पूछे जाते हैं, 72 अंकों का, जो 300 में से जीएस पेपर बन के 300 में से 72 मार्क्स आप क्या कर लीजिएगा, सिक्योर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे, बेसिक से एकदम बेसिक से अंडरस्टैंड करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि डीआई होता क्या है। ठीक है, जब ये समझ लेंगे तो क्या होगा, डीआई हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीआई क्या होता है, कल बताए थे कि जो कुछ डेटा हमें दिया रहेगा एग्जाम में, कुछ डेटा हमें दिया रहेगा, और उस डेटा को क्या करना होगा, एनालाइज करके, और जो नीचे प्रश्न दिए रहेंगे उसको क्या करना है, उस डेटा के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। डीआई में क्या दिया रहेगा, आपको डेटा दिया रहेगा। डीआई का नाम ही है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा दिया रहेगा आपको, कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, और उस आंकड़ा को आपको क्या करना करना रहेगा, इंटरप्रेट करना रहेगा। ठीक है, तो वो जो डेटा आपको दिया रहेगा, ठीक है, वो जो डेटा आपको दिया जाता है वो कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है, एक बार ग्राफ के रूप में। अगर इस फॉर्मेट में आपको डेटा दिया गया तो इसको कहेंगे बार ग्राफ। ठीक है, कल हम लोगों ने मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में डेटा दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। एक फॉर्मेट और होता है जो सर्किल के रूप में दिया रहता है, वृत्त में। डेटा को वृत्त में रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्किल में, तो उसको कहते हैं पाई चार्ट। कुछ इस तरह से डेटा 30%, 50, 50%, यहाँ देखेंगे 50%, 20%। ठीक है, 20%, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया रहेगा डेटा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहेगा। तो ये जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, तरीका है, और सबका नाम क्या है, अलग अलग है। वृत्त के रूप में रहेगा, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। ये आपका ये इस फॉर्मेट में रहेगा, इसको बोलते हैं क्या, बार ग्राफ बोलते हैं। एक और फॉर्मेट होता है, इस तरह से रहता है, उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। ये सब क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। डेटा को रिप्रेजेंट करने का क्या है, ये फॉर्मेट है। आप इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, देखेंगे, और जो नीचे उस प्रश्न दिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, इस डेटा के माध्यम से सॉल्व करेंगे। डेटा को एनालाइज करेंगे और प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि डीआई में क्या रहता है। डीआई में जो प्रश्न रहते हैं, तो आपको वो प्रश्न रहते हैं परसेंटेज। आपको परसेंटेज निकालने आना है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी, परसेंटेज चाहिए आपको। परसेंटेज निकालने आ रहा है तो आप डीआई को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको रेशियो की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको एवरेज की जानकारी होनी चाहिए, एवरेज औसत, एवरेज औसत निकालने आना चाहिए। एवरेज क्या है, रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है। तो इसका बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको
परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, रेशियो में कैसे बदलते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, इसका जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी से जो भी जितने कंसेप्ट की जरूरत होगी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से आपको कंसेप्ट भी यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम पहले प्रश्न जो कल सॉल्व कराए थे उसके बाद तो ध्यान से चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहला ये हमारा सेकंड प्रश्न है, कल पहला प्रश्न करा दिए थे। सेकंड प्रश्न है कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 मतलब 10th क्लास, कक्षा 10 10th क्लास, एक क्लास 10th है। ठीक है, के 5 अलग अलग वर्गों, 5 अलग अलग वर्गों ABCDE, एक ऐसे मानते हैं कक्षा 10 के 5 सेक्शन हैं। कौन कौन से 5 सेक्शन हैं? स्कूलों में क्या होता है, सेक्शन क्लास 10th में अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, उसको सेक्शन में बांट दिया जाता है। क्या करते हैं, सेक्शन में बांट दिया जाता है। तो उसी तरह से इस प्रश्न में क्या रहा है कि क्लास 10th के सेक्शन कितने हैं, 5 सेक्शन है। ABCDE कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है। चीज़ों को एकदम बेसिक से समझते चलेंगे ध्यान से। और आगे देखिए, क्लास 10th के क्या है, 5 सेक्शन है, दिया हुआ 5 सेक्शन है। उसमें छात्रों की संख्या को यहाँ पे इस बार ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। क्लास 10th के सेक्शन 5, कितने सेक्शन है क्लास 10th में, 5 सेक्शन। और उस पांचों सेक्शन में कितने बच्चे हैं उसको क्या किया गया है, इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। इस बार ग्राफ में आपको पांचों सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं, और वो बच्चे कौन से क्लास के हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं। तो ये बार ग्राफ के रूप में क्या किया गया है, हमें दिखाया गया है। ठीक है, तो बार ग्राफ के रूप में क्लास 10th के बच्चों की संख्या सेक्शन वाइज दिखा दिया गया है। तो सेक्शन ए में 45 बच्चे हैं, ये दिखाया गया है। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं, 55 55 बच्चे हैं। सेक्शन डी में 40 बच्चे हैं और सेक्शन ई में 60 बच्चे हैं। ठीक है, सेक्शन ई में 60 बच्चे हैं। तो पांचों सेक्शन में कितने छात्र हैं ये संख्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पांचों सेक्शन में छात्रों की संख्या कितनी कितनी है इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब इस बार ग्राफ ये समझ में आ गया ग्राफ क्या दिया हुआ है। अब प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर पहला, ये प्रश्न क्या कह रहा है, जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, बात क्या कर रहा है प्रश्न में, बात किसका किसका कर रहा है, सेक्शन सी का और सेक्शन डी की बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात कर रहा है। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी को देखेंगे यहाँ पे, सेक्शन सी और सेक्शन डी को देखेंगे ध्यान से। तो सेक्शन सी की बात, ये 55 बच्चे हैं सेक्शन सी में और सेक्शन डी में 40 बच्चे हैं। ये क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या ज्ञात कीजिए। दोनों में, सेक्शन डी में, सी में कितने बच्चे हैं, सेक्शन डी में जो छात्र हैं, उन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे, वहां पे कैसे लिखना है ध्यान से देखेंगे। जब वहां पे बनाइएगा डीआई प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे लिखना होता है, क्योंकि एग्जाम कैसा होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो आपको वहां पे लिखना है। तो लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो बनाने का यहाँ पे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन सी में 55 बच्चे हैं और सेक्शन डी में 40 बच्चे हैं, दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 15 बच्चे का। तो हमारा 15 बी आंसर निकल गया। लेकिन बी ऐसे वहां बनाना नहीं होता, वहां पे क्या करना रहता है, चीजों को रिप्रेजेंट करके लिखना होता है, क्योंकि एग्जाम कैसा होता है, सब्जेक्टिव। तो लिखेंगे ये क्या दिया गया है, बार ग्राफ हमें दिया गया है। तो लिखेंगे दिए गए बार, दिए गए दंड आरेख में, आरेख में हो गया, दिए गए दंड आरेख में
पहले लिखेंगे सेक्शन सी वर्ग, हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग लिखेंगे, सेक्शन इंग्लिश में लिखना है तो सेक्शन लिखेंगे। वर्ग सी में छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों की संख्या कितना है कुल? 55 है। कितना है? 55। फिर लिखेंगे वर्ग डी में छात्रों की संख्या, वर्ग डी में छात्रों की संख्या कितना दिया हुआ है? वर्ग डी में छात्रों की संख्या 40 दिया हुआ है। वर्ग डी में छात्रों की संख्या कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि वर्ग सेक्शन सी और सेक्शन डी में छात्रों की संख्या का अंतर क्या है? छात्रों की संख्या का अंतर तो लिख देंगे वर्ग सी और वर्ग डी के छात्रों की संख्या का अंतर तो कितना है? 55 माइनस 40 लिखेंगे और यहाँ पे आंसर 15 कर देंगे तो ये आंसर निकल गया। तो हमें क्या करना है? इस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें? एक क्लियर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, पहले इजी सवालों को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जब 4-5 क्लास हो जाएगा तब हम लोग बीपीएससी के जो जिस तरह से बीपीएससी में पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे आगे प्रश्नों को। तो ये पहला प्रश्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो लिखना कैसे है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। सबसे पहली बात यह कि डीआई हमें डेटा दिया रहता है। डीआई में क्या रहता है? आपको डेटा दिया, आंकड़ा दिया रहता है। वो आंकड़ा आपको इस फॉर्मेट में रहे, या सर्किल के रूप में रहे, या लाइन के रूप में रहेगा, या टेबुलर फॉर्म के रूप में रहेगा। बस उस चीज़ों को जैसे डेटा इसमें देख रहे हैं उसी तरह से सर्किल में भी देखना होता है, उसी तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में भी डेटा रहेगा। तो चीज़ें सॉल्व करने का तरीका, जो प्रश्न जो ये दिया है उसी तरह से उसमें भी रहता है, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो दिया गया आपका डेटा है, उसको सिर्फ अलग अलग तरीकों से किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप एक बार ये सीख लिए तो आपको जितने भी तरह के, जो आपको पाई चार्ट के रूप में रहेगा, लाइन ग्राफ के रूप में रहेगा, या टेबुलर फॉर्म के रूप में रहेगा, तो सबको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न देखता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? एक क्लियर हो गया? एक क्लियर हो गया तो अगला जो प्रश्न है देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये भी क्या है? बार ग्राफ है, दंड आरेख, हिंदी में बोलते हैं दंड आरेख। क्या बोलते हैं? दंड आरेख, बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, इस बार ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्या दिया हुआ है समझेंगे, फिर प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है बार जो नीचे दिया गया, जो नीचे बार ग्राफ दिया गया है, सप्ताह के अलग अलग दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दिनों की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। एक सप्ताह का ये डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक 1 वीक का डेटा दिया हुआ है, मंडे से सैटरडे के बीच का हमें दिया हुआ है। क्या? मंडे से सैटरडे के बीच का डेटा, एक सप्ताह का डेटा दिया हुआ है। किसका डेटा दिया हुआ है? तो कच्चे तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में, कच्चा तेल के बारे में बात कर रहा है। कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में, यहाँ ध्यान देने वाली बात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को यहाँ समझना है, बेसिक चीज़। अब मिस कीजिएगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। ध्यान देना, कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दिन की तुलना में, एक एक जो शब्द दिया हुआ है अक्षर, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, लाइन को अच्छे से, क्योंकि जो भी
इंफॉर्मेशन इसी में छुपा है कि हमें निकालना क्या है। जब तक ये पूरा अच्छे तरह से समझ में नहीं आएगा ये डेटा कहना क्या चाह रहा है, तब तक प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाइएगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसको ध्यान से देखना है, हमें प्रश्न में कह क्या रहा है, डेटा क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो एक सप्ताह का दिया हुआ है डेटा, ठीक है, एक सप्ताह 7 दिन दिया हुआ है डेटा, तुम 6 दिन का दिया हुआ है, एक सप्ताह का। कच्चे तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दिन, उसके पहले, जैसे सैटरडे है, सैटरडे है तो इसका पिछला दिन फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे है तो इसका पिछला दिन थर्सडे, और थर्सडे है तो इसका पिछला दिन वेडनेसडे। ये समझ में आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दिन की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, पिछले दिनों की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ये जो 10% है मंडे को, जो कच्चे तेल में वृद्धि हुआ है, रेट में, कच्चे तेल के कीमत में वृद्धि हो गया है, रेट बढ़ गया है, तो 10% बढ़ा है। और ये 10% मंडे को, 10% ट्यूसडे को, वेडनेसडे को 15%। तो ये जो 15% बढ़ा है वो पिछले दिन की तुलना में, ट्यूसडे को जितना रेट था, मंगलवार को जितना रेट था, तेल की कीमत था, उससे 15% बढ़ गया है बुधवार को। बुधवार को जितना कीमत था उससे 20% बढ़ा है गुरुवार को। क्लियर हुआ? ये बात समझनी है, यहाँ पे बात यह समझनी है क्या, बुधवार को जितना कीमत था कच्चे तेल का, उससे 20% बढ़ा है ज्यादा, ठीक है, ना कि शुरुआत दिन में जो मंडे को जो कीमत था उससे नहीं, जो पिछले दिनों के लिख रहा है, पिछले दिन, उससे पहले दिन गुरुवार को जितना तेल का कीमत बढ़ा है प्रतिशत में, उसका क्या है, पहले दिन की तुलना में बढ़ा है। ये क्लियर हो गया? तो हम लोग आगे ये समझ गए ना। तो पूछ रहा है कि शुक्रवार के अंत में, शुक्रवार के अंत में मतलब शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत इतना रुपया प्रति बैरल था, 44,800 रुपया प्रति बैरल, मतलब एक बैरल की कीमत 44,800 रुपया प्रति बैरल, मतलब एक बैरल, प्रत्येक बैरल का, एक बैरल लीजिएगा आपको कीमत कितना चुकाना पड़ेगा, 44,800। तो गुरुवार को के अंत में कच्चे तेल की कीमत कितनी थी, हमें दिया हुआ शुक्रवार को, शुक्रवार को कीमत दे दिया गया है, हमें पूछ रहा है गुरुवार को कितना था। तो शुक्रवार का जो गुरुवार, शुक्रवार का जो कीमत है 20%, 12% बढ़ा था। क्या बढ़ा था? 12%। किसके तुलना में? गुरुवार की तुलना में। तो हमें यहाँ बेसिक ये समझना है। आइए बेसिक पे चलते हैं। ये प्रश्न तो समझ में आ गया कि क्या कह रहा है, तो बेसिक कैसे निकालेंगे, बेसिक जो जानने की जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे परसेंट के बारे में, प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी शुरुआत में अपने आप में 100% होता है, ठीक है। आपके पास आपका इनकम मंथ में 20,000 है, ठीक है, आपका इनकम आपको मंथली 20,000 रुपया आता है, 20,000 रुपया। तो ये आपने आप में 100% है आपका। आप इसमें से जो खर्च कीजिएगा, जितना जितना, खाने पे कितना खर्च कर रहे हैं, कपड़े पे कितना खर्च कर रहे हैं, रूम रेंट कितना दे रहे हैं, तो इससे तय होगा। तो ये अपने आप में प्रतिशत में क्या है, 100%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ये क्लियर हुआ? उससे डिसाइड होगा अगला कि आपने रेंट पे खर्च किया तो कितना प्रतिशत हुआ, तो इस 20,000 का खर्च हुआ। अगर मान ले 5,000 रुपया आप रेंट दिए, 5,000 रूम रेंट दिए हैं, 20,000 आपका टोटल इनकम है, 5,000 रूम रेंट दिए हैं, तो प्रतिशत में कितना होगा, तो प्रतिशत में कितना होगा, तो पहले जिसको चेंज करना है उसको क्या करेंगे, किसका, 5,000 किसका, तो आ गया 20,000 का,
तो 20,000 का, तो 20,000 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। 20,000 को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो 5,000 को ऊपर रखेंगे, 20,000 को नीचे रखेंगे। जो बेस रूम रेंट दिए हैं, रेंट किसका दिए हैं, इसका ना, टोटल इनकम का ना। और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, पिछले बार बताए थे। ये प्रतिशत लिखेंगे, 30 यहाँ, 2 × 5 = 10, 25%। कितना आ गया, 25%। यानी आपने 5,000 रुपया में खर्चा किया है और प्रतिशत में कितना किया है, 25% किया है। इनकम का अपने आय का 25% क्या किया है, रेंट दिया है, ठीक है। आपके पास अभी कितने बचे हैं, 75%। कितने बचे हैं, 75% बचे हैं शेष आपका अभी, ठीक है। ये समझ में आया। कोई भी चीज अपने आप में शुरू में 100% होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो हम लोग ये समझ रहे थे, इस प्रश्न में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझते चलेंगे। ये डीआई बहुत ही आसान होने वाला है। जब आप बेसिक आ जाएगा तो आप डीआई को क्या सॉल्व कर लेंगे। तो पहला ये कह रहा है कि शुक्रवार को प्रति बैरल 44,800 है। तो गुरुवार के अंत में कच्चे तेल की कीमत, मतलब इसके पहले वाले दिन कितना था, पहले वाले दिन कितना था, उतना से ही तो 12% बढ़ा है। पिछले दिन की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। तो मतलब 10 शुक्रवार, मंगलवार को कितना था, 10%। इस मंगलवार के तुलना में ही 15% बढ़ा है। यहाँ पिछले दिन की तुलना में ही ये 15% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पिछले दिन की तुलना में ही क्या हुआ है, यहाँ प्रतिशत वृद्धि अगले दिन हुआ है। तो शुक्रवार को हमको दिया है, शुक्रवार को हमें दिया है 44,800 रुपया। शुक्रवार को कीमत कितना दिया है कच्चे तेल की, 44,800। तो गुरुवार को तो कुछ कीमत था, तो गुरुवार को कीमत था तो 100% था, जितना भी कीमत रहा होगा। शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में ना 12% बढ़ा है। शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में ही क्या बढ़ा है, 12% बढ़ा है। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले दिन के तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो शुक्रवार को जो रेट बढ़ा है, शुक्रवार को जो रेट बढ़ा है, ध्यान देंगे बात क्या कह रहा है। शुक्रवार को जो रेट बढ़ा है 12%, वो किससे बढ़ा है, गुरुवार को जितना रेट था उसी का 12% बढ़ गया है रेट। क्लियर हुआ। गुरुवार को जितना रेट था, कीमत था, उसकी तुलना में 12% रेट शुक्रवार को बढ़ गया है। क्लियर हुआ। तो गुरुवार को कितना था, तो गुरुवार को कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन 100% तो था। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो गुरुवार को 100% था, अब 12% बढ़ गया, तो कितना हो गया शुक्रवार को, तो 112% हो गया। आप समझ में आ गया बात। गुरुवार को जितना रेट था, पेट्रोल की कीमत जितना था, उसी की तुलना में क्या 12% बढ़ गया। तो गुरुवार को कितना था नहीं पता, तो 100% तो जितना भी होता उसको क्या मानते हैं, शुरू में 100% मानते हैं। तो फ्राइडे को 12% बढ़ गया, तो 100% तो 112% हो गया। तो ये प्रतिशत में 112% हुआ। आपको रुपया में दिया हुआ है 44,800, तो यही 112% ही है ना, 44,800। यही 112% जो है 44,800 रुपया है यहाँ पे। ये समझ में आ गया बात। तो आप यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, 1% निकाल लीजिएगा तो आपको जो गुरुवार को जो कीमत है वो निकल जाएगा। 1% निकाल सकते हैं तो 44,800 रुपया है, और ये 112 नीचे जाएगा। काट दीजिए इसको, 4 बार कितना जाएगा, 4, तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। 112 से 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा ये, और 2 जीरो बचा 400।
तो 1% का कीमत कितना, 400। हमें निकालना है कितना, थर्सडे के अंत में कितना था, तो थर्सडे के अंत में 20% था। कितना था, 20%। तो 1% 400, तो 20%। 400 गुने 20 करेंगे, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, रुकिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 44,800 था। कितना था, 44,000, 112%, 44,800 था। 44,800। तो 1% का 400 निकल गया। ठीक है, 1% का 400 निकल गया हमारा। एक परसेंट का 400 निकल गया। हम लोग अभी बोले थे, क्या बोले थे, कि जो थर्सडे को कितना था, वो अपने आप में 100% था। ठीक है, तो गुरुवार के अंत में कच्चे तेल की कीमत कितनी थी। अभी क्या बोले कि जो भी कीमत बढ़ रहा है पिछले दिनों की तुलना में बढ़ रहा है। जो भी कीमत बढ़ रहा है वो पिछले दिनों की तुलना में कीमत बढ़ रहा है। तो थर्सडे को जो भी कीमत रहा होगा उससे 12% बढ़ा है। तो थर्सडे को अपने आप में कितना था, 100% था। थर्सडे को कितना था, 100%। और शुक्रवार को जो रेट बढ़ा तो वो 12% बढ़ा, तो 100% तो 112% हो गया। तो यही 112% प्रतिशत, 112% 44,800 है। तो ये जो 100% थर्सडे को था वो कितना था, वही तो कीमत निकालना है। नहीं समझे, ध्यान से देखिए। थर्सडे को जो भी कीमत होगा, थर्सडे को, और यहाँ फ्राइडे की बात कर रहे हैं, फ्राइडे को। ठीक है, गुरुवार को कितना कीमत है, तो गुरुवार को जितना कीमत होगा उससे 12% फ्राइडे को हो गया, बढ़ गया, 12% फ्राइडे को बढ़ गया। तो थर्सडे को जितना कीमत है उसके तुलना में 12% क्या हो गया, फ्राइडे को बढ़ गया। तो थर्सडे को जो भी जितना भी कीमत रहा होगा वो अपने आप में क्या है, 100%। प्रतिशत में 100%। इससे 12% बढ़ा है फ्राइडे को, तो हो गया 112%। फ्राइडे को कीमत कितना हो गया टोटल, प्रतिशत में 112%। तो 112% फ्राइडे को निकल जाएगा, तो 100% थर्सडे वाला निकल जाएगा कीमत। तो 112%, और इधर रुपया में दिया हुआ है 44,800 रुपया, 44,800। तो 1% निकल जाएगा यहाँ से, तो काट देंगे, तो 1% कितना है, 400 रुपया। और थर्सडे को हम लोग कितना माने थे, 100%। तो ये 100% कितना निकल जाएगा, 400 इंटू 100, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। अब समझ में आया, 40,000। जब शुक्रवार को दिया हुआ है तो गुरुवार को निकल जाएगा। तो हमारा जो गुरुवार को रुपया कितना था, 40,000। 12% बढ़ा के चेक कर लें कितना आता है कि नहीं, 44,800। तो 40,000 यहाँ पे है, इसका कितना बढ़ा था, 12%, 112%। चेक करेंगे यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4, 4 और 2 जीरो बचा हुआ है, 44,800 आ गया। मतलब 40,000 जो था गुरुवार को कीमत, उसका 112% इतना है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ, अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि कच्चे तेल की कीमत में पिछले दिन की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि दिखा रहा है।
पिछले दिन जितना रहेगा उससे 12% बढ़ा है। सैटरडे को जो 5% बढ़ा है, अब यहाँ पे काम नहीं दिखाएंगे कि 12% से कम हो गया है, 5% कीमत बढ़ ही रहा है। कीमत मात्र 100 रुपया था, ठीक है ना, 100% जो भी था, तो कीमत बढ़ ही रहा है। 5% बढ़े, 12% बढ़े, 20% बढ़े। अब यहाँ पे तुलना ये नहीं करना कि 12% से घट गया है। ये कह सकते हैं कि फ्राइडे में जितना बढ़ा है, प्रतिशत वृद्धि हुआ है गुरु शुक्रवार को, उतना नहीं हुआ है, लेकिन 5% हुआ है, मतलब थोड़ा कम वृद्धि तो हुआ है। कीमतों में क्या हुआ है, कीमत में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, कीमत बढ़ा है, कम बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ गया है। अचानक से हाइक 20%, यहाँ सबसे ज्यादा कीमत बढ़ गया है, यहाँ पे कम बढ़ा है, मतलब 105, यहाँ पे 100% में हमारे 105 रुपया ही बढ़ा है। यहाँ पे 112 रुपया बढ़ा है, 120 रुपया बढ़ा है। तो किसी दिन 120 रुपया, तो उस दिन का सबसे हाईएस्ट 120 रुपया हो गया था। इस तरह से देखेंगे। एक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो अगले बार चलेंगे नेक्स्ट। प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं? प्रतिशत में जो दिया हुआ रहता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और उसकी तुलना में जितना बढ़े उसको हम लोग क्या कर लेंगे? कहा फ्राइडे को बढ़ गया 12%, तो फ्राइडे को 12% बढ़ा है, तो किसकी तुलना में? किसी की तुलना में बढ़ेगा ना। तो किसकी तुलना में बढ़ा है? तो गुरुवार की तुलना में बढ़ा है। इतना ही जानकारी हमें दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमको पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, ना आगे वाले से मतलब है, हमें ये दोनों से मतलब है। तो फ्राइडे को बढ़ गया 112%, किसकी तुलना में? थर्सडे की तुलना में। तो थर्सडे को तो था ना, कुछ तो था, जितना था, तो वो 100% तो होगा, उसी को 100% मानेंगे। क्या करेंगे? उसी को, गुरुवार को जितना था वो टोटल क्या है, खुद के लिए 100% है, उसके लिए गुरुवार को खुद के लिए वो जितना भी रुपया होगा, जितना भी रुपया होगा पिछले, वो खुद के लिए क्या होगा? 100% होगा। अब 100% के बाद ये फ्राइडे को बढ़ गया तो 112 हो गया, 12% बढ़ा तो 112%, तो 112% और रुपया कितना हो गया? 44,800। तो यही 112% 44,800 है। तो 1% निकाल लिए, और 100% जो गुरुवार को था वो इतना रुपया आ गया। तो हमारा आंसर बी। एक क्लियर हो गया। अब इसी में एक और प्रश्न समझा देते हैं कि अगर इसका पूछेगा तो क्या करते। ध्यान से देखिए, इसको मिटा लेते हैं। अगर प्रश्न रहता कि मंगलवार की तुलना में बुधवार को कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, मंगलवार की तुलना में बुधवार को कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? मंगलवार को 10% था, जो भी रहा होगा, ये 10% नहीं देखेंगे, 10% इसकी तुलना में बढ़ा है, ये बताया गया है। 10% बढ़ा है, इसकी तुलना में बढ़ा है, बस इतनी सी जानकारी है, इसको कंफ्यूज मत कर, नहीं करना है। ये 15% बढ़ा है, इसकी तुलना में बढ़ा है। अभी कितना रुपया था, कितना था नहीं पता, ये बस बढ़ा हुआ ये बता रहा है। ये क्लियर हुआ? ये जो 15% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, 12% बढ़ा है, ये बस ये जानकारी दे रहा है कि पिछली जितना रेट था ना, पिछले दिन का जितना रेट था उसकी तुलना में बढ़ गया है 12%। जो 20% बढ़ा है, ये पिछला दिन जितना रेट था उसकी तुलना में 20% बढ़ा है, ये जानकारी दे रहा है। ये नहीं दे रहा है कि ये 10% रेट है, मंडे को, मंगलवार को 10% रेट है, मंगलवार को कितना कीमत है, ये कीमत नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि सोमवार को जितना रुपया था तेल की कीमत, उतना से बढ़ गया है 10%। मान लीजिए, मंगलवार, सोमवार को 10,000 1,000 रुपया है कीमत प्रति बैरल, मान लेते हैं। सोमवार को कीमत कितना है? 1,000 रुपया प्रति बैरल है। तो मंगलवार को बढ़ गया है 10%। 1,000 रुपया सोमवार को कीमत था तेल का, कच्चे तेल की कीमत सोमवार को कीमत मान लेते हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए।
1,000 रुपया, तो मंगलवार को क्या हो गया, 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब 10% बढ़ने का मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये 1,000 रुपया है तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, इसको समझ गए तो चीज़ें क्या हो जाएगा, समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। ये रुपया में है, क्या है, ये रुपया में माने 1,000 रुपया सोमवार को कीमत था, 1,000 रुपया सोमवार को कीमत, तो 10 मंगलवार को 10% बढ़ गया है, तो 1,000 की तुलना में मंगलवार को 10% बढ़ा है। ठीक है, तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%। 10% बढ़ गया, 10% क्या हो गया, बढ़ गया, तो हो जाएगा कितना, 110%। ट्यूसडे को कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो 1,000 का 110% निकालेंगे, 1,000 का 110% निकालेंगे तभी तो मंगलवार को कीमत निकल जाएगा कितना रुपया हुआ। ये तो 10% बढ़ा है ना, कितना रुपया में बढ़ गया, ये दिखा कितना निकालेंगे, 110% हो गया ना। ये समझ में आया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जितना बढ़ेगा उसमें ऐड कर देंगे। तो मंगलवार को 1,000 रुपया है तो कितना है, 100% है। ठीक है, उससे बढ़ गया 10% तो हो जाएगा कितना, 110%। 100% तो पहले ही था, 10% बढ़ गया तो 110%। 15% बढ़ता तो 115%। तो 110% को हटाएंगे तो क्या बताएं, नीचे 100 आता है, प्रतिशत को हटा दें तो कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया, 1,100 रुपया। कितना हो गया, 1,100 रुपया। तो सोमवार को 1,000 था, 10% बढ़ा तो 1,100 रुपया हो गया मंगलवार को। ये क्लियर हो गया, ये समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें लगता है अब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो भी बेसिक होगा वो हम बताते चल रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है, प्रतिशत की ज़रूरत है, वो हम बताते चल रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, ये भी बार ग्राफ का है। सबसे पहले क्या समझना है हमें, पहले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को देखेंगे फिर उसको बनाएंगे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये भी बार ग्राफ का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। देखिए डीआई बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि जो डेटा है उसको सबसे पहले अच्छे तरह से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, यही काम है। डीआई जब इसको समझ जाएंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा, इसका उत्तर निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहले इसको समझना है, जो डेटा दिया हुआ है, डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो डेटा को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये बेसिक, सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डीआई जो डेटा है उसको समझेंगे। नीचे प्रदर्शित क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, ग्राफ, बार ग्राफ दिखाया गया है, बार ग्राफ। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। पसंदीदा पिज्जा टॉपिंग, पिज्जा होता है ना, पिज्जा, उसमें क्या क्या भरा हुआ है, टॉपिंग किया हुआ है। फेवरेट पिज्जा टॉपिंग के लिए मतों की संख्या, नंबर ऑफ वोट्स दिखा रहा है। अब किसको क्या पसंद है, जैसे टोमेटो, पिज्जा में टोमेटो टॉपिंग किया गया है तो उसको 100 लोग वोट किए हैं। पेपरोनी जो है उसको 325 लोग वोट किए हैं। अब पिज्जा में पेपरोनी जो भरा गया है पिज्जा में, ठीक है, तो इसको 325 लोग वोट किए हैं, मतलब 325 लोग वोट किए हैं, ये ज़्यादा पसंद किए हैं पेपरोनी को। टोमेटो पिज्जा को 100 लोग पसंद किए गए हैं। ये ओनियन, प्याज, इसको 200 लोग पसंद किए हैं। और कैप्सिकम 125 लोग, और मशरूम 250 लोग इसको क्या किए हैं, पसंद किए हैं।
वोट दिए हैं मतलब पसंद किए हैं, पसंद, समझ में आया। वोटिंग किए हैं, वोट किए हैं लोग कि टोमेटो जो टॉपिंग किया गया है ना पिज्जा में टोमेटो, तो ये कितने लोगों को पसंद आया है? 100 लोगों को पसंद आया है। पेपरोनी कितने लोगों को पसंद आया है? 325 लोगों को पसंद आया है। ओनियन प्याज जो है वो 200 लोगों को पसंद आया है। कैप्सिकम 125 लोगों को पसंद आया है। अब मशरूम 250 लोगों को पसंद आया है। क्लियर हो गया इतना? अब ये समझ में आ गया कि क्या दिया हुआ है। अब समझ में आ गया तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे चलते हैं। तो सभी मतों में से, सभी मत की बात कर रहा है। सभी मतों में से, सभी जो मत है टोमेटो, पेपरोनी, ओनियन, कैप्सिकम, मशरूम, ये जितने मत हैं ना, पांच तरह के मत हैं, पांच, और इतने इतने लोग किए हैं इसमें। मान लो ये उम्मीदवार है, इनको वोट दिए हैं लोग, तो ये 100 लोग टोमेटो को वोट दिए हैं, अब पेपरोनी को दिए हैं 325 लोग। तो सभी मतों में से पेपरोनी के लिए मतों का प्रतिशत कितना है? ध्यान देना है। एक कंसेप्ट जो अभी बता रहे थे, प्रतिशत, जो प्रतिशत निकालना कैसे है, प्रतिशत ही निकालना है ना, कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो समझ में आ गया कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझ में आ गया। क्या निकालना है तो यहां से निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ सभी मतों में से पेपरोनी के लिए मतों का प्रतिशत कितना है, सबसे पहले बना लेंगे, जल्दी से बनाएंगे, फिर हम लिख के बताएंगे निकालते कैसे हैं। जब ये समझ में आ जाएगा, बेसिक समझा रहे हैं, प्रतिशत निकालना कैसे निकालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सभी मतों में से, तो सभी मत कितना है, 100 है, 325 है, 200 है, 125 है, 250 है। तो सभी मतों को जोड़ लेंगे तभी तो सभी मत आएगा। तो सभी मत कितना है, तो कुल मत लिखेंगे। कुल मत, कुल मत कितना है, तो लिखेंगे 100 प्लस 325 प्लस 200 प्लस 125 प्लस 250। जोड़ दीजिएगा जल्दी से, 325 और 125 कितना हो गया, 3 एक 400 और 450, 450 और 250 कितना हो गया, 4 दो 6, एक 700, कितना तो हो गया 700, 7 दो 9, एक 10, कितना हो गया 1000 हो गया। सभी मत कितना हो गया 1000, सही है। 325 और 125 को ऐड करेंगे जल्दी से, 25 25 50 और 3 एक 4, 450 हो गया। 250 को ऐड करेंगे, 4 दो 6 6 और एक 50, 4.5, आधा 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 है ना, 50 50, तो वो एक हो जाएगा, 6 एक 7 हो गया। 7 दो 200 इधर है या 100 इधर है, 7 दो 9 एक 10, 1000 हो गया। तो टोटल मत कितना हो गया 1000। जल्दी से ऐड करेंगे, ऐसे ही ऐड करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। 25 25 वालों को एक साथ जोड़ेंगे, सुविधा होता है, आसानी होता है ऐड करने में। ठीक है, 1000 हो गया। अब कह रहा है कि पेपरोनी का पेपरोनी का कितना है, तो पेपरोनी का तो हमें 325 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 325। तो यहाँ लिखेंगे पेपरोनी का मत, पेपरोनी का मत कितना है 325। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट क्या है, कैसे चेंज करते हैं, ध्यान देंगे इस बात को। सभी मतों में से, ध्यान देना इस लैंग्वेज पे, सभी मतों में से पेपरोनी का, पेपरोनी के मत का कितना प्रतिशत, किसका मत का, पेपरोनी का मत का कितना प्रतिशत, किसका, पेपरोनी का, किसमें से, सभी मत में से। ठीक है, सभी मतों में से पेपरोनी का प्रतिशत, पेपरोनी के लिए मतों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालना है पेपरोनी का प्रतिशत। पेपरोनी, पेपरोनी का मत प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पेपरोनी का मत प्रतिशत निकालना क्या है पेपरोनी का,
किसमें से? सभी मतों में से, सभी जो टोटल है ना उसमें से। तो टोटल को क्या करते हैं? नीचे बताए थे, टोटल को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। जो भी टोटल आपका होगा उसको नीचे निकालना है, उसको ऊपर। तो 325 को ऊपर, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। ये क्लियर हो गया? ये समझ में आया? सभी मतों में से, जिसमें से का और से लगा रहेगा, सभी मतों में से, तो ये टोटल को क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत वहां पे लगा देते हैं। ये बता दिए थे कि क्यों प्रतिशत वहां पे जाता है। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो नीचे है तो 10, यहाँ पे दशमलव के 1 अंक बाद, ये नीचे में 1 जीरो तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 32.5% पेपरोनी का मत निकल गया। क्लियर हो गया? ये चीजें, पेपरोनी का मत निकल गया। आपको पूछ देता ओनियन का मत कितना है, तो ओनियन का मत तो उसको कैसे चेंज करते प्रतिशत में? ओनियन का, तो ओनियन का निकालना होता, ओनियन का मत, ओनियन का मत प्रतिशत, तो कैसे चेंज करते? ओनियन का निकालना होता तो कैसे करते? ओनियन का निकालना होता तो कैसे चेंज करते? तो सभी मत, जितना टोटल, टोटल जो मत है उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, लिख दिए। ओनियन निकालना है तो ओनियन को ऊपर लिखेंगे, 200 दिया हुआ है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, प्रतिशत में चेंज हो गया। जिसका निकालना रहता, अभी यहाँ पे पेपरोनी दिया हुआ तो पेपरोनी निकाले, ओनियन निकालना रहता तो ओनियन निकालते। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो इधर, निकल गया 20%। क्या निकल गया? 20%, ओनियन का 20%। इसी तरह से आप टोमेटो निकाल सकते हैं, इसी तरह से टोमेटो निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया है? आगे बढ़ेंगे। प्रतिशत कैसे निकालना है, ये क्लियर हो गया? प्रतिशत कैसे निकालना है, क्लियर हो गया? आप हमें निकाल के, अगला निकाल के बताते हैं। इसमें मशरूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मशरूम का कितना है, मशरूम का निकालते हैं। मशरूम का कितना है? 250। मशरूम पर, मशरूम लिखेंगे, मशरूम का मत प्रतिशत, मत प्रतिशत, मशरूम। सबसे पहले क्या करते हैं, जो टोटल मत है, कुल मत, उसको नीचे रखेंगे। 1000 कुल मत है, उसको नीचे रखेंगे। ऊपर में मशरूम का तो कितना था? 250 था। कितना था? 250। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना है? 100 से गुना और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। मशरूम का तो ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म, निकल गया 25%। मशरूम का निकल गया प्रतिशत में। नीचे में उसी को रहते हैं जो टोटल होता है, जिसमें से निकालना होता है। जो प्रतिशत निकाल रहे हैं, जो प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो प्रश्न यह करना है कि किसका प्रतिशत, किसमें से निकाल रहे हैं। ये जो प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या प्रश्न करना है? 2 प्रश्न करना है कि किसका प्रतिशत और किसमें से प्रतिशत। तो अगर इनकम निकाल रहे हैं तो इनकम का, बचत प्रतिशत या खर्च प्रतिशत। यहाँ पे निकालना है कुल मतों किस प्रतिशत, तो कुल मत, तो कुल मत को जितना रहेगा उस टोटल को नीचे रखेंगे और जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। इस तरह से निकल जाएगा। अभी हम लोग बेसिक छोटे छोटे सवालों को करेंगे 2-4 दिन, 2-4 क्लास में हम लोग जो जितना भी बेसिक चीजें हैं उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए,
5वां प्रश्न है, ये भी बार ग्राफ का प्रश्न है। देखिए क्या दिया हुआ इसमें। ध्यान से सबसे पहला काम क्या है, जो डेटा दिया हुआ है बार ग्राफ के रूप में, यहाँ पे बार ग्राफ के रूप में दिया हुआ है, तो बार ग्राफ इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे चीजों को, डेटा को ध्यान से देखेंगे। फिर क्या होगा, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और रिलेट करेंगे कहाँ पे क्या चीजें दिया हुआ है, और फिर आंसर निकालेंगे। तो हमें दिया, नीचे दिया गया है बार ग्राफ, वो क्या दिया हुआ है यही तो जानना है कि दिया क्या है। जो नीचे दिया गया है बार ग्राफ, ये बार ग्राफ नीचे दिया है, तो किसका दिया है, इसमें दिया क्या है यही देखेंगे ना। तो नियॉन लैंप, एक नियॉन लैंप है, तो लाइट कैसा लाइट है, नियॉन लैंप है, कि जीवन काल घंटों में, मतलब जीवन काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब इसका टाइम पीरियड कितना यूज कर सकते हैं, जैसे एलईडी बल्ब है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी चीज़ है, कि कितना लंबे समय तक ये चलता है कि नहीं, कितना इसका लाइफ लाइफ स्पैन है, ठीक है ना, लाइफ पीरियड कितने दिन तक, घंटों में दिया है, कितना दिया है, घंटों में दिया है, कि इसको इतने घंटे यूज कर लीजिएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दिए। दिया क्या है, नियॉन लैंप, एक नियॉन लैंप है, नियॉन लैंप, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है घंटों में, टाइम पीरियड किस में दिया है, घंटों में, उसका जीवन काल का, कि ये कितने घंटे चलेगा, ठीक है, कितने घंटे एक लैंप कितने घंटे चलेगा। तो नियॉन लैंपों का जीवन काल घंटों में, यहाँ पे घंटा दिया गया 400, 500, 600, 700, 800, इधर बढ़ते जाएंगे, घंटा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और नियॉन लैंपों की संख्या 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से ऊपर की ओर संख्या दिया हुआ है, और इधर इसका घंटा दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उन लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, जिनका जीवन काल 600 घंटे से अधिक है लेकिन 900 घंटे से कम है। हमें नियॉन लैंप की संख्या नंबर ज्ञात करना है, नियॉन लैंप का संख्या ज्ञात करना है, और वैसे नियॉन लैंप जिसका जीवन काल 600 घंटा से अधिक है, 600 आवर से अधिक है, और 900 आवर से कम है। तो ऐसे नियॉन लैंप कितने हैं यहाँ पे दिखाया गया, तो हम यहाँ देखेंगे और आंसर करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो हम बताएंगे यहाँ पे। ये जो दिया हुआ है इस ग्राफ में, इस दंड में देखेंगे बार में, ये 400 से 500 तक है, ठीक है। जो 45 दिया हुआ है संख्या, इसमें कितना है, 45 लैंप है, कितना है, 45 लैंप। तो ये जो 45 लैंप है ना, नियॉन लैंप, ये कितना घंटा चलता है, 400 घंटा से 500 घंटा तक चलता है। ये क्लियर हो गया, क्या दिया हुआ है समझना कैसे। ये जो 45 लैंप है, 45 लैंप, ये इसका घंटा कितना, 400 घंटा से 500 घंटा के बीच इसका जीवन काल है। फिर अगला जो नेक्स्ट 60 है, वो 500 से 600 घंटा के बीच का है। ये 45 लैंप कितना घंटा का है, 400 घंटा से 500 घंटा का। ये 60 है, ये 500 घंटा से 600 घंटा का। तो हमें 600 घंटा से अधिक और 900 घंटा से कम का यहाँ पे निकालना है, कितना लैंप है। तो हम ये 600 घंटा से अधिक, तो 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, यहाँ पे ध्यान देंगे 900। तो 600 से अधिक होना चाहिए और 900 से कम आना चाहिए, तो इतना ही है ना। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे इतना, ये दिख रहा है, 600 से अधिक है और 900 से
कम है। ये दिख रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 600 से अधिक, तो 600 से अधिक यहाँ से और 900 से कम यहाँ तक। तो कितना लैंप है, तो इन दोनों के बीच का ही लैंप हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कितना है, तो यहाँ से देखिए ये 75, ये कितना है 90, ये है 80, यही तीन गो है ना, 600 से ज़्यादा और 900 से कम। तो कितना हो गया 75, 80 और 90 लैंप, ये टोटल जितना होगा यही हमारा आंसर होगा। तो कितना होगा 9 8 17 170, 170 और 30 कितना हो गया 200 और 50 250 और 5 255, कितना लैंप हो गया 90 ही है ना वहाँ पे। जोड़ेंगे 8 7 15, 150 155 प्लस 90 कितना हो गया 50 50 205 40 245, कितना हो गया 245, 245 255 नहीं सॉरी 245। तो हमारा आंसर कितना हो गया 245। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, जो कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। उन लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका जीवन काल 600 घंटे से ज़्यादा हो लेकिन 900 घंटे से कम हो। तो 600 घंटे से ज़्यादा, तो 600 यहाँ तक है ना, तो यहाँ से ज़्यादा और 900 घंटे से कम, तो यहीं तक का बीच का जो संख्या होगा यही हमारा आंसर होगा। तो कितना कितना है 75, 90 और 80, तो टोटल कितना हो गया। तो वहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे इस तरह से, ध्यान देंगे। प्रश्न समझ में आ गया। नियॉन लैंप दिया हुआ है, उसका पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, नियॉन लैंप दिया हुआ है, नियॉन लैंप का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि अब कोई एलईडी लाइट दिया हुआ है, दिया रहेगा। अब पूछ कहेगा कि इसका जो टाइम पीरियड है कि एक लगभग 2 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, तो ये उसका टाइम पीरियड होगा। तो 2 साल चलेगा, तो नियॉन उसी तरह से नियॉन लैंप का यहाँ पे घंटा दिया है कि ये जो, और इधर संख्या दिया हुआ है, तो इतना संख्या, इतने संख्या वाला इतना दिन चलता है। ठीक है, 600 घंटा से 900 घंटा के बीच का जो जितना भी नियॉन लैंप इसमें दिखाया गया है वो हमें निकालना है। तो लिखेंगे दिए गए बार ग्राफ में, यहाँ पे ऐसे दिए गए दिए गए दिए गए दंड आरेख में ठीक है 600 से अधिक लेकिन 900 से घंटे से कम, 600 घंटे से अधिक लेकिन 900 घंटे से कम जीवन काल वाले नियॉन लैंपों की संख्या, नियॉन लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या, कुल लैंपों की संख्या, नियॉन वाले कुल जीवन काल वाले कुल नियॉन लैंपों की संख्या तो कितना है, तो लिखेंगे 75 प्लस 80 प्लस 90, टोटल कितना होगा 245। इस तरह से वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न होगा हम लोग 3-4 क्लास जो भी आगे है उसको हम लोग बेसिक चीज़ों को क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।